Hello, everyone. I welcome you all again to this unique and wonderful platform of वैद ICS Law. वैद ICS Law जो न्यायपथ बैच के साथ 5 नवंबर से आपका BNSS स्टार्ट करने जा रहा है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, राइट. आज मैं जो आप लोगों को फर्दर ये बताने आया हूँ कि बीएनएसएस का जो एक ओवरव्यू होगा, या हम कहें कि किस स्ट्रक्चराइज्ड मैनर में हम लोग करने वाले हैं बीएनएसएस को, आज उसकी एक छोटी सी चर्चा मैं आपसे करने आया हूँ. तो व्हाट एंड हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट, व्हाट विल बी द मैनर, हम लोग कैसे उन सारी चीज़ों को टैकल करने वाले हैं, आज मैं उस पर आपके समक्ष बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ. तो बच्चों, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जिस ओवरव्यू की मैं बात कर रहा हूं, ओवरव्यू मतलब बीएनएसएस के संदर्भ में मैं 2023 के संदर्भ में इस ओवरव्यू की बात कर रहा हूं. ओवरव्यू में सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किन चीजों से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएनएसएस को. तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो में आपको एम्फसाइज किया था कि हम लोग वैसे एरियाज को टच करने वाले जिस पे बहुत कम बात की जाती है. सबसे पहला, किसी भी लॉ को पढ़ने का उसका जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है, यानी कि अगर मैं अन्य शब्दों में कहूं कि व्हाट इज द जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ द बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है, हम लोग उस पे बात करेंगे. जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस कहने का मतलब है कि न्याय शास्त्रीय आवश्यकता पे सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे. अब अगर न्याय शास्त्रीय आवश्यकता की मैं बात करूं बच्चों, तो आपको समझना होगा कि न्याय शास्त्रीय आवश्यकता में हम लोग किन चीजों की बात कर रहे हैं, किन चीजों की जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस में बात करने वाले हैं. हम लोग इसे इस लाइन पे समझेंगे कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और साथ में हम लोग सोसाइटल इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं. नॉट ओनली सोसाइटल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रादर हम लोग ये भी देखेंगे कि हाउ बीएनएसएस एक बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है. बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की हम लोग चर्चा करेंगे व्यापक तौर पर. और देखिए, द थिंग इज कि आपको लीक से कुछ हटके सीखना होगा, लीक से बियॉन्ड जाके सीखना होगा, ताकि एग्जाम में जब आप आंसर करें, मींस की आंसर की राइटिंग करें, और आप इन लाइंस पे जब जाके बात करते हो तो एक एग्जामिनर काफी अप्रिशिएट करता है उसे. नॉट ओनली दैट, हम लोग फर्दर इसमें बात करेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस की. कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस की बात करेंगे, यानी कि संवैधानिक आवश्यकता क्या है बीएनएसएस की, संवैधानिक आवश्यकता. ठीक है. और यहां पे जब संविधान की बात होगी, संवैधानिक आवश्यकता की बात होगी, वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द ग्रैंड नॉर्म के बारे में बात करेंगे, विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय गिवन बाय केल्सन. द ग्रेट जूरिस्ट केल्सन ने ग्रैंड की चर्चा की, और ग्रैंड के पेरिफेरी में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ बीएनएसएस. सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रैंड कहता है कि नथिंग कैन बी बियॉन्ड दैट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ लॉ, ऑप्टिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, जिसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता. तो हमारा संविधान हमारा ग्रैंड है. अब इस पेरिफेरी में हम लोग समझेंगे कि हां, बीएनएसएस क्या उसके लाइनिंग में बात करता है, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस की बात करेंगे हम लोग रीजनेबलनेस की बात करेंगे, हम लोग नॉन आर्बिट्रेरीनेस की बात करेंगे. तो इस तरह से कैसे हमारा बीएनएसएस संवैधानिक प्रावधानों के माकूलता में बात करता है, दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, राइट. हम लोग उन सारे चीजों को समझ करके आगे बढ़ेंगे. नॉट ओनली दैट, हम लोग इसमें इस लाइन पे भी समझने वाले हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एप्लीकेशन कैसे होने वाला है. इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का कैसे होने वाला है, यानी कि कानूनों के निर्वचन की बात करेंगे हम लोग. कानूनों के निर्वचन का क्या इंप्लीकेशन है आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ध्यान रखें, हम लोग किस लाइन पे बात करेंगे. हम लोग डेफिनेटली लिटरल इंटरप्रिटेशन को समझेंगे,
हम लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन को समझेंगे, हम लोग आपके मिस्चिफ रूल जिसे हम लोग हेडेन्स रूल्स के नाम से भी जानते हैं, उस लाइन पे भी समझेंगे। और यही नहीं, हम लोग इवन पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का एस्पेक्ट भी समझेंगे, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन को भी हम लोग समझेंगे। तो ये कुछ ग्लिम्स है कि हम लोग एक बीएनएसएस को कैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के लाइन में समझेंगे। नॉट ओनली दैट, उसके बाद हम लोग आएंगे सीधा मैं आऊंगा आपको लेकर के इनहेरेंट पावर पे। और यहां हम लोग 528 सेक्शन 528 के संदर्भ में, धारा 528 के संदर्भ में जो इनहेरेंट पावर है, जो हाई कोर्ट की, जो उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इनहेरेंट पावर में हम लोग इस लाइनिंग पे भी समझेंगे कि क्या इनहेरेंट पावर एक लोअर कोर्ट के पास भी होता है, क्या एक लोअर कोर्ट भी इनहेरेंट पावर रखता है। हम लोग यह भी समझेंगे कि क्या हाई कोर्ट को ही इसे स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है, हाँ। और हम लोग यह भी समझेंगे कि क्या सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है, इनहेरेंट पावर रखता है या नहीं रखता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर ने इस इनहेरेंट पावर को किसके लिए चिन्हित किया है, हम लोग उन सारी चीजों की बात करने वाले हैं। नॉट ओनली दैट, वी विल बी फर्दर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंस बिटवीन आपका हम लोग समझने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन कहे तो अन्वेषण, इंक्वायरी यानी कि जांच, और तीसरा है आपका ट्रायल यानी कि विचारण। तीनों के अंतर को हम लोग समझेंगे। ग्रेट लेंथ, बहुत अच्छा खासा समय लेता है एरिया, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, और पूरा समय देते हुए इसको व्यापक तौर पे हम लोग समझेंगे। इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, जो कि माना जाता है कि द प्रेरोगेटिव ऑफ पुलिस, वहीं ट्रायल इज द प्रेरोगेटिव ऑफ कोर्ट का प्रेरोगेटिव माना जाता है, विशेषाधिकार माना जाता है। लेकिन जब बात हम लोग इंक्वायरी की करते हैं तो यहां मिला जुला स्थिति दिखता है, यानी कि आपको एक्सिक्यूटिव भी और जुडिशरी दोनों जांच करते हुए, इंक्वायरी करते हुए पाए जाएंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे स्ट्रक्चराइज्ड वे में पढ़ते हुए, हम लोग बीएनएसएस में, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे इन्वेस्टिगेशन को व्यापक तौर पे समझते हुए, इन्वेस्टिगेशन में हम लोग करेंगे सबसे पहले एफआईआर, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर in cognizable offenses and NCR, non cognizable report in non cognizable offenses को हम लोग देखेंगे। Not only that, इसमें हम लोग occurrence report भी देखेंगे, घटना की जो रिपोर्ट की जाती है, जो इत्तला दी जाती है पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को, occurrence रिपोर्ट को देखेंगे। हम लोग स्टेटमेंट टू पुलिस को देखेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में दिया जाता है, स्टेटमेंट टू पुलिस को देखेंगे हम लोग, है ना। एंड आफ्टर दैट, स्टेटमेंट टू पुलिस देखने के बाद हम लोग देखेंगे द एस्पेक्ट ऑफ केस डायरी, कन्फेशन, हम लोग कन्फेशन देखने वाले हैं। कन्फेशन के बाद हम लोग पुलिस रिमांड एंड डिफॉल्ट बेल को समझेंगे, पुलिस रिमांड एंड डिफॉल्ट बेल। क्या शर्तें हैं, क्या चेंजेस हुए हैं पुलिस रिमांड के रेस्पेक्ट में, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, डिफॉल्ट बेल को समझेंगे। और यहीं पे हम लोग ये भी समझेंगे कि सीआरपीसी जो अब जगह ले चुका है, सीआरपीसी को हटा के बीएनएसएस जो है, क्या प्योरली एक प्रोसीजरल लॉ है या इसके कुछ हिस्से सब्सटैंटिव भी हैं। देखिए, डिफॉल्ट बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, तो यहां पे कुछ सब्सटैंटिव एस्पेक्ट आ जाता है। देयर आर न्यूमरस सेक्शंस, नंबर ऑफ सेक्शंस, जहां की आपको सब्सटैंटिव एस्पेक्ट दिखाई देगा, तो उन सारे चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। नॉट ओनली दैट, वी विल आल्सो रेफर
द एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ही 189 सेक्शन एंड सेक्शन 190, 189 की अगर एविडेंस अक्यूज्ड के खिलाफ नॉट सफिशिएंट है, यानी कि सफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग उसको देखेंगे। और 190 में हम लोग किसको देखेंगे, तो हम लोग 190 में एविडेंस जब सफिशिएंट होगा, एविडेंस सफिशिएंसी के एस्पेक्ट को देखेंगे, तो वहां पे फिर चार्जशीट वगैरह का फॉलो करने का एस्पेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देन कम्स, यहां तक हम लोगों ने किया। अब इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज केस डायरी। केस डायरी देखने वाले हैं 192 के पेरिफेरी में। केस डायरी, पुलिस रिपोर्ट को देखेंगे हम लोग, जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है जिसपे कि कॉग्निजेंस लेता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग को भी देखेंगे। वी विल बी सीइंग फर्दर, वी विल बी सीइंग इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग को भी देखेंगे, राइट, कि इंक्वेस्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी जिसे कहा जाता है, वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। Then we will be coming to the aspect of bail, a very important aspect, a very important aspect, bail देखा जाएगा। और bail के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे अरेस्ट। हम लोग फिर अरेस्ट के एस्पेक्ट को देखेंगे। अरेस्ट देखने के बाद हम लोग उस बात की चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, एंड दैट इज कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस इज अ वर्ड विच इज नॉट डिफाइंड इन BNSS। कॉग्निजेंस BNSS में डिफाइंड नहीं है, और यहां पे हम लोग कॉग्निजेंस के डेफिनेशन को बाय वर्च्यू ऑफ केस लॉ देखने की कोशिश करेंगे। नॉट ओनली दैट, कॉग्निजेंस में हम लोग लिमिटेशन और इसके रेस्ट्रिक्शन को भी देखेंगे। लिमिटेशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉग्निजेंस को भी देखेंगे, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉग्निजेंस को देखेंगे। नॉट ओनली दैट, कुछ एड ऑन करने के लिए मैं आपको फर्दर यह भी बताऊंगा कि कब एक सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, सेशन कोर्ट कब कॉग्निजेंस ले सकता है, या अन्य शब्दों में कहूं पूरे BNSS में ऐसे कितने जगह हैं जहां की सेशन कोर्ट डायरेक्टली एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए। वो सारी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। इन सारी चर्चाओं के बाद वी विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज कंप्लेंट। पूरा कंप्लेंट का एस्पेक्ट देखेंगे। कंप्लेंट दैट इज फ्रॉम 223 से लेके 226 के पेरिफेरी में, सेक्शन 223 धारा 223 से लेके 226 के संदर्भ में हम लोग पूरे पूरे कंप्लेंट को समझेंगे। और जैसे ही कंप्लेंट हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन वी विल बी फॉलोइंग इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस को देखेंगे, जो 226 और 227, और फिर हम लोग 228 से लेके 233 तक जाएंगे। ये पूरा पूरा ब्रॉड एरिया है जिसे हम लोग कवर करेंगे। 227 को हम लोग 90 के साथ पढ़ेंगे, इशू ऑफ वारंट वगैरह के संदर्भ में। इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ समवन और इन एडिशन टू समवन, उसको हम लोग देखेंगे। नॉट ओनली दैट, इस 228 को हम लोग 308, 240 और 335 के संदर्भ में देखेंगे। 308, 240 एंड थर्ड इज दैट इज कॉल्ड 335 के रेस्पेक्ट में देखेंगे। 308 कुछ नहीं है बच्चों, एविडेंस टू बी टेकन इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज की बात करता है। कोर्ट में ऑल्टर चार्जेस इज गिवन इन 240 एंड 335 की अगर हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड, राइट। अब आ जाओ, इतना सारा चीज देखने के बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, दैट इज चार्जेस। हम लोग फिर चार्जेस की पढ़ाई करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग द एस्पेक्ट ऑफ चार्जेस, कि पूरे BNSS को, जैसा कि हम लोगों का कमिटमेंट है कि एग्जॉस्टिव मैनर में कवर किया जाना है इस न्याय पथ बैच में, जो 5 नवंबर से शुरू हो रहा है, राइट। तो हम लोग इसके बाद आ जाएंगे चार्जेस पे, 234 से लेके 247 का ब्रॉड एरिया, इसके संदर्भ में इसको समझेंगे। देन चार्जेस करने के बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे एडिशनल प्रोसिक्यूशन पे। एडिशनल प्रोसिक्यूशन, फिर आ जाएंगे हम लोग कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पे। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात करेंगे हम लोग, एंड देन वी विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। दैट इज विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, यानी कि अभियोजन वापस लेना, अभियोजन वापसी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन।
क्या केस वापस भी हो सकते हैं, तो उन सारे बातों को समझेंगे। द ब्रॉड एरिया इज फ्रॉम दैट इज 358, 359 एंड दिस इज 360। इसके पेरिफेरी में इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग समझेंगे। नो डाउट इन इश्यूज इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं वो सारा का सारा हम लोग डील करेंगे। लाइक इनहेरेंट पावर की बात किया मैंने कि मैंने शुरू में ही, मैं स्टार्टिंग में ही आपको इनहेरेंट पावर से अवगत कराऊंगा, तो वहां सकीरी बासु, ज्ञान सिंह, इन सारे जजमेंट्स की वी विल बी डेफिनेटली टेकिंग केयर ऑफ, राइट। देन कम्स द एस्पेक्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग के एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे एंड दैट इज अ ग्रेट रेंज। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि प्ली बार्गेनिंग इज द एस्पेक्ट, यहां पे इंडिया में दैट इज जस्ट सेंटेंस बार्गेनिंग, दैट इज नॉट चार्ज बार्गेनिंग। चार्ज बार्गेनिंग इज द पैटर्न दैट इज डेवलप्ड इन यूएसए, अमेरिका वगैरह में चार्ज बार्गेनिंग होता है, लेकिन इंडिया में दैट इज जस्ट अ सेंटेंस बार्गेनिंग, दैट इज नॉट ए चार्ज बार्गेनिंग, ठीक है। देन प्ली बार्गेनिंग करने के बाद वी विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज ट्रायल। फिर हम लोग ट्रायल्स पे आएंगे, ट्रायल्स के ग्रेट एरिया को देखेंगे और यहां पे एक एक ट्रायल को बड़े ही माकूलता से समझते हुए, यानी कि विल बी स्टार्टिंग विद सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल से स्टार्ट करेंगे और डेफिनेटली यहां पे कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस को भी समझेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, क्योंकि डेथ सेंटेंस बिना कंफर्मेशन के तो हो ही नहीं सकता। सो कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय द हाई कोर्ट को समझेंगे। नॉट ओनली दैट, वी विल बी देन सीइंग वारंट ट्रायल और वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट, and will be just followed by that is called warrant trial, otherwise than on police report, PR, ठीक है। ये सारा करने के बाद फिर हम आ जाएंगे आपको सेशंस और वारंट करने के बाद हम लोग सम्मन्स और समरी ट्रायल पे आ जाएंगे। वी विल बी कंप्लीटिंग द एस्पेक्ट ऑफ सम्मन्स ट्रायल को करेंगे एंड देन वी विल बी फॉलोइंग विथ समरी ट्रायल। We'll be completing the aspect of summary trial. Not only that, we will be doing then reference jurisdiction. हम लोग फिर reference पे आ जाएंगे। We will be talking about definitely the aspect of jurisdiction. jurisdiction की हम लोग चर्चा करेंगे, क्षेत्राधिकार की चर्चा करेंगे। क्षेत्राधिकार के बाद हम लोग आ जाएंगे territorial jurisdiction पे। territorial jurisdiction. And then we will be talking about transfer of cases. Not only that, we will be further covering the aspect of maintenance. Maintenance भी बच्चों, it is a substantive aspect. Maintenance को देखेंगे हम लोग, ठीक है। Maintenance के बाद हम लोग आ जाएंगे, we will be covering the aspect of appeal and revision. And then we will be coming to the irregularities of proceeding. Irregularities कौन सा विसिएट करेगा ट्रायल को और कौन सा ट्रायल को विसिएट नहीं करेगा। लाइक वी विल बी गिविंग द एस्पेक्ट ऑफ कि इरेगुलरिटीज जो हैं कौन से विसिएट करेंगे। लाइक कॉग्निजेंस लेने में अगर इरेगुलरिटी हो गई तो अगर ए और बी वाले जो 210 का 1A और 1B है, अगर उसमें इरेगुलरिटी होगा तो 506 507 वहां हम लोग देखेंगे, विच टॉक्स अबाउट कि इरेगुलरिटीज अगर ए और बी में हुई है तो दैट विल बी क्योरेबल, वो आपको विशिएट नहीं करेगा ट्रायल। लेकिन अगर वही क्लॉज सी में जाकर के हो जाएगा, if the cognizance has been taken by the magistrate in clause C और वहां का irregularity है, it is non-curable, that will vitiate the trial, right? So that we will be see irregularities हम लोग देखेंगे। irregularities not limited just to cognizance, irregularities in entire proceedings को हम लोग देखेंगे in terms of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। And then we will be coming to the aspect of summons. We will be then seeing warrants को देखेंगे। Not only that, we will be seeing the aspect of proclamation, proclaimed offender, proclamation. We'll be also seeing the aspect of proclaimed offender, 84 के संदर्भ में proclaimed offender और सीआरपीसी से कैसे डिफर करेगा। जहां जहां डिफरेंस सीआरपीसी से चेंजेस है वो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, नॉट ओनली दैट, हम लोग अटैचमेंट के भी एस्पेक्ट को देखेंगे कि व्हेन द प्रॉपर्टीज कैन बी अटैच्ड, अटैचमेंट के एस्पेक्ट को भी समझेंगे इन द वाइड स्टडी ऑफ दिस बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. कीपिंग पीस एंड सिक्योरिटी, द नेक्स्ट एरिया दैट विल बी कवरिंग इज कीपिंग पीस एंड सिक्योरिटी. ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग देखेंगे पीस एंड सिक्योरिटी का, ठीक है. कीपिंग पीस एंड सिक्योरिटी, गुड बिहेवियर, ठीक है, गुड बिहेवियर, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ चैप्टर नंबर 9. देन वी विल बी कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ट्रांक्वालिटी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ट्रांक्वालिटी, ट्रांक्वालिटी, राइट. तो ये हम लोग चैप्टर 11 के संदर्भ में देखेंगे. It will be covered under chapter 11, and then we will be coming to the preventive action of police, preventive action of police, action of police in terms of chapter number 12, chapter number 12. You must be here itself aware, बच्चों आपको यहीं पे पता होना चाहिए कि ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये वहां भी अप्लाई करते हैं जहां बीएनएसएस अप्लाई नहीं करता, लाइक नागालैंड, like tribal areas. ये the state governments have been vested with the power कि वो चाहे तो अपने यहाँ in part apply करें, in toto apply करें, that is the total discretion of the state government concerned, right? But you must be well aware कि these are the 3 chapters जो entirety में apply करते हैं, even on those area where BNSS is not applicable. तो वहां भी apply करते हैं. So we will be understanding that aspect. Now after that, covering all this aspect, we will be coming to the aspect of administration of justice. Administration of justice की हम लोग बात करेंगे, and then after completing administration of justice in terms of section 379 से लेके 391 तक, 391 तक, then we will be covering the aspect of disposal of property. जो properties attach वगैरह हुई हैं, हाँ, तो disposal of property को देखेंगे हम लोग. We will be seeing the aspect of disposal of property. Disposal of property की बात करेंगे. After disposal of property, we will be again touching the aspect of summons and warrants. Summons and warrants. And summons and warrants will be seen in periphery of section 63 से लेके, that will be covered from section 89. And after completing this aspect, I will be taking your attention to that is called search and seizure. Search and seizure की बात हम लोग करेंगे. This search and seizure will be talked in words of section 96, सेक्शन धारा 96 से लेके धारा 110 तक हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं. और यहां सर्च और सीजर की बात करें तो इनिशियल पोर्शन जो है, इनिशियल पोर्शन दैट इज रेंजिंग फ्रॉम सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 34 तक विल बी डिस्कसिंग. सेक्शन 1 और प्रिलिमिनरी पार्ट तो कुछ हम लोग शुरू में ही करेंगे, लेकिन फिर से सेक्शन 1 और से लेके 34 करेंगे. आफ्टर दैट we will be seeing the aspect of evidence in inquiry and trial. Evidence in inquiry and trial को देखेंगे. And after completing evidence in inquiry and trial, we will be also seeing proceedings related to unsound person. अनसाउंड पर्सन के रेस्पेक्ट में हम लोग प्रोसीडिंग्स को समझेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल बी ऑल्सो सीइंग द जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू इंक्वायरी एंड ट्रायल, related to inquiry and trial. इंक्वायरी एंड ट्रायल. एंड बच्चों ये जो रेंज होगा दैट इज फ्रॉम 337 से लेके धारा 337 से लेके 366 तक. ठीक है. सो दीज आर द ब्रॉड एरियाज दैट वी आर गोइंग टू कवर. स्टिल व्हाटएवर इज नॉट मेंशन्ड हियर विल आल्सो बी कवर्ड, राइट. वो सारी चीजें, यानी कि मैंने जो आपसे
कहा है कि इन इंटायरिटी वी विल बी कवरिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. स्पेशल emphasis will definitely be given on the new areas, particularly which has been inserted in new form, like FIR में you have the aspect of कि इंक्वायरी किया जा सकता है for the punishment range of 3 to 7 years. तो वो हम लोग सारा जितना नए चेंजेस हैं वो डेफिनेटली हम लोग स्पेशल एम्फेसाइज करेंगे. अगेन बच्चों, न्याय पथ बैच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में जो 5 नवंबर से शुरू हो रहा है, वी आर गोइंग टू कवर इट एग्जॉस्टिवली. थैंक यू सो मच.